नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। 19 से 23 जनवरी के हफ्ते में शेयर बाजार की चाल काफी हद तक Q3 रिजल्ट्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस पर निर्भर रहने वाली है। पिछले हफ्ते बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया। शुक्रवार को गिरावट आई, हालांकि ओवरऑल क्लोजिंग बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रही, जिससे सेंटिमेंट अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। जियोपॉलिटिकल मोर्चे पर अमेरिका के अग्रेसिव स्टैंड, खासकर ट्रंप के टैरिफ और ग्लोबल डोमिनेंस वाले बयानों ने अनिश्चितता बढ़ाई है। ग्रीनलैंड, ईरान और रशिया से जुड़े बयान बाजार में डर पैदा करते हैं, क्योंकि ऐसे हालात में ग्लोबल इन्वेस्टर्स रिस्क लेने से बचते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क का सीधा और इनडायरेक्ट असर शेयर बाजार पर पड़ता है। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, ईरान पर सैंक्शंस और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जैसी चीजें ग्लोबल इकोनॉमी और करेंसी मूवमेंट दोनों को प्रभावित कर रही हैं, जिससे वॉलेटिलिटी बनी रहती है। Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो अब तक कॉर्पोरेट अर्निंग्स का रुझान काफी हद तक पॉजिटिव नजर आ रहा है। इन्फोसिस और TCS के नतीजे ठीक रहे हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का रिजल्ट प्रॉफिट के साथ आया है, जिससे बाजार को थोड़ी राहत मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का रिजल्ट उम्मीद से बेहतर रहा, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा तेज उछाल की उम्मीद नहीं की जा रही है। फिर भी स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी रहने की संभावना है, जिससे इंडेक्स को सपोर्ट मिल सकता है। HDFC बैंक ने दिसंबर तिमाही में मजबूत प्रदर्शन दिखाते हुए कंसोलिडेटेड मुनाफे में 12.17% की बढ़त दर्ज की, और ये 19,807 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं ICICI बैंक का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इस तिमाही में हल्की गिरावट के साथ 12,537.98 करोड़ रुपए रहा, जिस पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकार द्वारा पहले दिए गए फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस का असर अब Q3 रिजल्ट्स में दिखने लगा है। यही वजह है कि ओवरऑल अर्निंग्स ट्रेंड अभी सपोर्टिव लग रहा है। आगे बाजार की नजर 1 फरवरी को आने वाले यूनियन बजट और फरवरी में आने वाली RBI पॉलिसी पर भी रहेगी। इन्वेस्टर्स ये देखना चाहेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाया जाता है और कंजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। टैक्स रिलीफ, GST रैशनलाइजेशन और पॉलिसी क्लैरिटी जैसे मुद्दे बजट में साफ होने के बाद मार्केट को अगला बड़ा डायरेक्शन मिल सकता है। तब तक बाजार लार्जली रिजल्ट ड्रिवन और डेटा ड्रिवन ही रहेगा। ग्लोबल इंडिकेटर्स भी इस हफ्ते काफी अहम रहने वाले हैं। US PCE इन्फ्लेशन, GDP डेटा और जॉबलेस क्लेम्स जैसे आंकड़े ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट और डॉलर मूवमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। डोमेस्टिक साइड पर PMI डेटा और ऑनगोइंग कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर निवेशकों की नजर रहेगी। इन आंकड़ों से ये साफ होगा कि इकोनॉमी की ग्राउंड लेवल एक्टिविटी कैसी चल रही है। पिछले हफ्ते सेक्टर वाइज मूवमेंट देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल्टी और फार्मा में करीब 2% की गिरावट रही। निफ्टी ऑटो और निफ्टी मीडिया भी दबाव में रहे, जबकि PSU बैंक, मेटल और IT सेक्टर्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। FII एक्टिविटी की बात करें तो पिछले हफ्ते करीब 14,266 करोड़ रुपए की सेलिंग देखने को मिली, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में लगभग 16,174 करोड़ रुपए की बाइंग की। यही वजह है कि मार्केट बड़ी गिरावट से बचा रहा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि FII सेलिंग की एक बड़ी वजह वैल्यूएशन कंसर्न है। हालांकि अब निफ्टी की PE पहले के मुकाबले कम हो चुकी है, और अगर रिजल्ट्स मजबूत रहते हैं तो आने वाले हफ्तों में FII सेलिंग धीरे धीरे कम हो सकती है। ट्रेड डील्स को लेकर भी आउटलुक पूरी तरह नेगेटिव नहीं है। इंडिया US ट्रेड डील को लेकर प्रोग्रेस के संकेत मिल रहे हैं, और यूरोप, UK और न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट मिल रहा है। इसके साथ ही इंडिया EU ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी बाजार में हलचल संभव है। माना जा रहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता इस महीने के अंत तक पूरा हो सकता है, जो लंबे समय में कई कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इस हफ्ते कई बड़ी कंपनियां अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स जारी करने वाली हैं, जिनमें BHEL, LTIM माइंट्री, PNB, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, बैंक ऑफ इंडिया, इंटरग्लोब एविएशन, DLF, BPCL और अदानी ग्रीन एनर्जी शामिल हैं। इन कंपनियों के नतीजे संबंधित सेक्टर्स में मूवमेंट ला सकते हैं। कमोडिटीज की बात करें तो क्रूड ऑयल और गोल्ड सिल्वर प्राइसेस पूरी तरह जियोपॉलिटिकल टेंशन पर डिपेंड कर रहे हैं। जैसे ही टेंशन्स कम होंगी, इन प्राइसेस में भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार निफ्टी 50 के लिए 25,250 से 26,150 की ब्रॉड रेंज देखने को मिल सकती है, जबकि टाइट रेंज 25,500 से 26,000 के आसपास रहने की संभावना है।
बैंक निफ्टी के लिए 59,400 से 60,800 की रेंज मानी जा रही है। इन लेवल्स को केवल मार्केट अंडरस्टैंडिंग के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि ट्रेडिंग रिकमेंडेशन के रूप में। सोमवार 19 जनवरी को बाजार खुलते ही कुछ बड़े और मिड कैप शेयरों में तेज हलचल देखने को मिल सकती है। इसकी वजह Q3 रिजल्ट्स हैं, जिनसे निवेशकों को कंपनियों की असली कमाई और बिजनेस की हालत का साफ संकेत मिलता है। येस बैंक ने Q3 में स्ट्रॉन्ग टर्नअराउंड दिखाया है। नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ने से मुनाफे में सालाना आधार पर 55% की तेजी आई है और NPS में भी सुधार हुआ है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है। RBL बैंक के नतीजे थोड़े कमजोर रहे हैं। मुनाफा अनुमान से कम आया है और मैनेजमेंट ने क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स में दबाव की बात कही है। हालांकि गोल्ड लोन की मांग में सुधार का संकेत भी दिया गया है। JB केमिकल्स एंड फार्मा ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों से अच्छी ग्रोथ दिखाई है। Q3 में मुनाफा 21.6% बढ़ा है, जिससे फार्मा सेक्टर में इस शेयर पर नजर रहेगी। विप्रो के Q3 नंबर्स स्टेडी नजर आए हैं। IT रेवेन्यू और EBIT में तिमाही आधार पर बढ़त रही है। साथ ही कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान और Q4 के लिए स्टेबल आउटलुक दिया है, जो IT स्टॉक्स में सेंटिमेंट को सपोर्ट कर सकता है। टेक महिंद्रा ने भी Q3 में मुनाफा और मार्जिन्स दोनों में सुधार दिखाया है। रेवेन्यू में हल्की बढ़त के साथ EBIT और मार्जिन मजबूत हुए हैं, जिससे स्टॉक में पॉजिटिव एक्शन संभव है। रोसारी बायोटेक के नतीजों में रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रही है, लेकिन मार्जिन में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस वजह से शेयर में मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल सकता है। यूको बैंक के Q3 रिजल्ट्स काफी मजबूत रहे हैं। मुनाफा बढ़ा है और नेट NPA और ग्रॉस NPA दोनों में गिरावट आई है, जो PSU बैंकिंग स्पेस के लिए पॉजिटिव संकेत है। IDBI बैंक ने भी Q3 में मुनाफा बढ़ाया है और NPAs में सुधार दिखाया है। हालांकि नेट इंटरेस्ट इनकम में गिरावट रही है, जिस पर निवेशक ध्यान देंगे। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने Q3 में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ दर्ज की है। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स स्पेस में इस कंपनी की परफॉर्मेंस से शेयर में हलचल संभव है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज ने दिसंबर तिमाही में रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दी है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में तेज उछाल आया है, जो हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी स्पेस में कंपनी की मजबूत स्थिति दिखाता है। CG पावर को अमेरिका में बड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए करीब 900 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर है और ग्लोबल डेटा सेंटर सेगमेंट में एंट्री का संकेत देता है, जिससे शेयर में मजबूत एक्शन देखने को मिल सकता है। ओडिशा गवर्नमेंट ने वेदांता ग्रुप की ESL स्टील लिमिटेड को लेकर सख्त रुख अपनाया है। राज्य सरकार ने कंपनी से करीब 1,255 करोड़ रुपए की मांग की है। आरोप है कि ESL स्टील ने तय मिनिमम प्रोडक्शन और डिस्पैच टारगेट्स पूरे नहीं किए। सरकार का कहना है कि उत्पादन में इस कमी की वजह से राज्य को राजस्व नुकसान हुआ है, जिस पर अब नोटिस जारी किया गया है। DGCA ने इंडिगो पर 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। ये पेनल्टी दिसंबर 2025 में हुई फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस को लेकर लगाई गई है, जब कई यात्रियों को डिलेज और कैंसिलेशंस का सामना करना पड़ा था। DGCA का कहना है कि ऑपरेशनल लैप्सेस और पैसेंजर इनकन्वीनियंस को हल्के में नहीं लिया जा सकता। चॉइस ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट हितेश टेलर का मानना है कि 19 जनवरी को कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें मजबूत टेक्निकल संकेत दिख रहे हैं और अगले एक हफ्ते में इनमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। HCL टेक्नोलॉजीज इस समय करीब 1,698 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और चार्ट पर इसने साफ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखाया है। ब्रेकआउट के बाद शेयर ने अपने पुराने हायर हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो मजबूत खरीदारी का संकेत माना जाता है। स्टॉक 50, 100 और 200 डे EMA के ऊपर बना हुआ है और RSI भी 63 के ऊपर है, जिससे ये साफ होता है कि इसमें तेजी का मोमेंटम अभी मजबूत है। शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट 1,850 रुपए रखा गया है और नीचे की तरफ 1,620 रुपए का स्टॉप लॉस अहम माना गया है। जिंदल स्टेनलेस भी टेक्निकल तौर पर मजबूत नजर आ रहा है और लगातार हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बना रहा है। शेयर 20 से लेकर 200 डे EMA तक सभी अहम एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो इसके बुलिश ट्रेंड को दिखाता है। हाल ही में इसने 790 से 800 रुपए के दायरे में मजबूत सपोर्ट लिया है और वहीं से तेजी दिखी है। RSI भी ओवरसोल्ड जोन से रिकवरी का संकेत दे रहा है, जिससे आगे की तेजी को सपोर्ट मिल रहा है। इस स्टॉक में 885 रुपए का टारगेट और 775 रुपए का स्टॉप लॉस बताया गया है। साइंट के शेयर ने हाल ही में एक लंबे साइडवेज मूवमेंट के बाद ब्रेकआउट दिया है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए पॉजिटिव संकेत माना जाता है। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने पुराने रेजिस्टेंस को सपोर्ट के रूप में सफलतापूर्वक टेस्ट किया और अब वहीं से ऊपर की तरफ मूव करता दिख रहा है। शेयर 50 डे EMA के पास मजबूत सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है और RSI करीब 62 पर है, जो अच्छे मोमेंटम को दिखाता है। शॉर्ट टर्म में इसमें 1,320 रुपए का टारगेट और 1,140 रुपए का स्टॉप लॉस रखा गया है।
2026 में मार्केट वॉलेटिलिटी बने रहने के बीच HDFC सिक्योरिटीज ने कुछ टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स चुने हैं जिन्हें पूरे साल के लिए धीरे धीरे अक्यूमुलेट करने की सलाह दी गई है। ये स्टॉक्स स्मॉल, मिड और लार्ज कैप तीनों सेगमेंट से हैं और अलग अलग सेक्टर्स को कवर करते हैं। UPL एक ऐसा स्टॉक है जो टेक्निकल चार्ट्स पर मजबूत स्ट्रक्चर दिखा रहा है। 770 से 790 रुपए के बीच इसमें बाइंग को बेहतर माना जा रहा है। अगर मोमेंटम बना रहता है तो 875 से 950 रुपए तक का टारगेट दिखता है, जबकि 690 रुपए का स्टॉप लॉस रखा गया है। इंजीनियर्स इंडिया में भी स्टेडी सेटअप नजर आ रहा है। 205 से 211 रुपए के रेंज में इसमें एंट्री ली जा सकती है। आने वाले समय में ये स्टॉक 238 से 272 रुपए तक जा सकता है, लेकिन अगर ट्रेंड कमजोर पड़े तो 182 रुपए के नीचे रिस्क बढ़ सकता है। ग्रैन्यूल्स इंडिया फार्मा स्पेस का एक मजबूत टेक्निकल पिक माना जा रहा है। 617 से 633 रुपए के बीच अक्यूमुलेशन की सलाह है। अपसाइड में 720 से 803 रुपए तक की संभावना दिखती है। वहीं 540 रुपए का स्टॉप लॉस डाउनसाइड प्रोटेक्शन के लिए अहम है। इंडस टावर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा स्टॉक है, जिसमें 420 से 425 रुपए के बीच बाइंग जोन बताया गया है। अगर सेक्टर सपोर्ट करता है तो ये 475 से 505 रुपए तक मूव कर सकता है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए 365 रुपए का स्टॉप लॉस जरूरी माना गया है। फिनटेक स्टॉक में हायर प्राइस होने के बावजूद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रहा है। 1070 से 1005 रुपए के बीच इसमें एंट्री बेहतर मानी जा रही है। टेक्निकल टारगेट 1265 से 1375 रुपए तक का है, जबकि 998 रुपए के नीचे ट्रेंड कमजोर हो सकता है। NMDC मेटल स्पेस का स्टॉक है जो लोअर लेवल्स पर बेस बनाता दिख रहा है। 82.6 से 85 रुपए के बीच अक्यूमुलेशन की सलाह दी गई है। अगर मेटल प्राइसेस सपोर्ट करें तो 94 से 104 रुपए तक का अपसाइड दिख सकता है। स्टॉप लॉस 73.40 रुपए रखा गया है। रोलेक्स रिंग्स स्मॉल कैप सेगमेंट से एक अग्रेसिव टेक्निकल बेट माना जा रहा है। 125 से 132 रुपए के बीच बाइंग जोन है। इसमें 155 से लेकर 200 रुपए तक का बड़ा अपसाइड टारगेट दिया गया है, लेकिन वॉलेटिलिटी ज्यादा होने के कारण 109 रुपए का स्टॉप लॉस काफी अहम है। एनालिस्ट्स का मानना है कि बाजार में मौके सिर्फ नंबरों में नहीं बल्कि उन संकेतों में छुपे होते हैं जो फ्यूचर ग्रोथ की दिशा दिखाते हैं। ट्रेंड लाइन के डेटा के मुताबिक सेंसेक्स की कुछ बड़ी कंपनियों में अगले 12 महीनों में अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है, खासकर ऐसे समय में जब मार्केट काफी सिलेक्टिव हो चुका है। इटर्नल इस समय करीब 288 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और एनालिस्ट्स ने इसका टारगेट प्राइस 378 रुपए रखा है। इसका मतलब है कि स्टॉक में करीब 31% तक की अपसाइड दिख रही है और ज्यादातर एनालिस्ट्स इसे बाय मान रहे हैं। ट्रेंड का मौजूदा भाव लगभग 3,900 रुपए है, जबकि टारगेट प्राइस 5,084 रुपए तक बताया जा रहा है। एनालिस्ट्स को इस स्टॉक में करीब 30% की अपसाइड की उम्मीद है, जो रिटेल कंजम्पशन की मजबूत कहानी को दिखाता है। HDFC बैंक करीब 931 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और एनालिस्ट्स का टारगेट 1169 रुपए है। लगभग 25% की अपसाइड के साथ इसे स्ट्रॉन्ग बाय की रेटिंग मिली हुई है, जो बैंकिंग सेक्टर में इसके भरोसे को दिखाता है। अडानी पोर्ट्स का करंट प्राइस करीब 1422 रुपए है और टारगेट प्राइस 1775 रुपए रखा गया है। एनालिस्ट्स को इसमें करीब 25% की अपसाइड दिख रही है, जो पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स ग्रोथ से जुड़ी है। इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो इस समय करीब 4,740 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। एनालिस्ट्स ने इसका टारगेट प्राइस 5,871 रुपए रखा है, जिससे करीब 24% की संभावना बनती है, खासकर एविएशन डिमांड के स्ट्रॉन्ग रहने से। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर करीब 257 रुपए पर है और टारगेट प्राइस 312 रुपए बताया गया है। एनालिस्ट्स को इसमें लगभग 21% की अपसाइड दिख रही है, जो पावर ट्रांसमिशन बिजनेस की स्टेबिलिटी को दर्शाती है। ICICI बैंक का करंट प्राइस करीब 1411 रुपए है और एनालिस्ट्स का टारगेट 1695 रुपए रखा गया है। करीब 20% की अपसाइड के साथ इसे भी स्ट्रॉन्ग बाय माना जा रहा है, क्योंकि एसेट क्वालिटी और ग्रोथ दोनों मजबूत दिख रहे हैं। NTPC का शेयर करीब 346 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और टारगेट प्राइस 415 रुपए बताया गया है। एनालिस्ट्स को इसमें करीब 20% की अपसाइड दिख रही है, जो पावर डिमांड और कैपेसिटी एक्सपेंशन से जुड़ी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस समय करीब 1458 रुपए पर है और एनालिस्ट्स का टारगेट प्राइस 1722 रुपए रखा गया है। करीब 18% की अपसाइड के साथ इसे स्ट्रॉन्ग बाय माना जा रहा है, क्योंकि एनर्जी, रिटेल और डिजिटल तीनों सेगमेंट से सपोर्ट मिल रहा है। सन फार्मास्यूटिकल का करंट प्राइस करीब 1,669 रुपए है और एनालिस्ट्स का टारगेट प्राइस 1,965 रुपए बताया गया है। करीब 18% की अपसाइड के साथ ये फार्मा सेक्टर की स्टेडी ग्रोथ को दिखाता है।
वित्त वर्ष 2026 की शुरुआत में ही पेनी स्टॉक्स के सेगमेंट में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। अब तक 12 ऐसे पेनी स्टॉक सामने आए हैं जिन्होंने 40% से लेकर करीब 589% तक का रिटर्न दिया है और इनमें से 6 स्टॉक्स तो मल्टी बैगर बन चुके हैं। सबसे ज्यादा चर्चा ब्लू गॉड एंटरटेनमेंट की हो रही है, जिसने वित्त वर्ष 2026 में अब तक करीब 589% का रिटर्न दिया है। इसका शेयर फिलहाल 4.45 रुपए के आसपास बंद हुआ है, जो इसे पेनी सेगमेंट में सबसे बड़ा परफॉर्मर बनाता है। सेल्विन ट्रेडर्स ने भी वित्त वर्ष 2026 में मजबूत तेजी दिखाई है। इस स्टॉक ने करीब 192% का रिटर्न दिया है और इसका पिछला क्लोजिंग प्राइस 8.93 रुपए रहा है, जिससे इसमें लगातार बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है। इंडिया होम्स ने वित्त वर्ष 2026 में अब तक करीब 153% की छलांग लगाई है। शेयर की कीमत 13 रुपए के आसपास है, जो दिखाता है कि लो प्राइस्ड होने के बावजूद इसमें स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम बना हुआ है। अवांस टेक्नोलॉजीज भी पेनी स्टॉक्स की इस रेस में पीछे नहीं है। इस स्टॉक ने करीब 151% का रिटर्न दिया है और फिलहाल इसका भाव करीब 1.48 रुपए है, जिससे छोटे निवेशकों का ध्यान इस पर गया है। ऑन्टिक फिनसर्व ने वित्त वर्ष 2026 में अब तक करीब 111% का रिटर्न दिया है। करीब 1.56 रुपए के शेयर प्राइस के साथ ये स्टॉक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आता है। चंद्रमा मर्केंटाइल्स ने भी 110% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। लगभग 6.23 रुपए के भाव पर ट्रेड हो रहा ये स्टॉक पेनी सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा चुका है। स्पेस इंक्यूबैट्रिक्स टेक्नोलॉजीज ने करीब 98% का रिटर्न दिया है। इसका शेयर प्राइस सिर्फ 0.32 रुपए के आसपास है, जिससे ये सबसे लो प्राइस्ड लेकिन हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स में शामिल है। प्रोफिन कैपिटल सर्विसेज ने वित्त वर्ष 2026 में अब तक लगभग 93% का रिटर्न दिया है। करीब 4.32 रुपए के भाव के साथ इसमें भी तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला है। एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा ने करीब 81% का रिटर्न दिया है। शेयर की कीमत 1.36 रुपए के आसपास है और रियल्टी स्पेस में इसने अच्छा मोमेंटम दिखाया है। शीश इन्वेस्टमेंट्स ने वित्त वर्ष 2026 में अब तक करीब 66% का रिटर्न दिया है। लगभग 15.34 रुपए के भाव पर ये उन पेनी स्टॉक्स में है जो थोड़े स्टेबल जोन में नजर आते हैं। टाइटन इंटेक ने करीब 47% का रिटर्न दिया है। शेयर का भाव 1 रुपए से नीचे करीब 0.98 रुपए पर है, जिससे इसमें स्पेक्युलेटिव इंटरेस्ट बना रहता है। टुनी टेक्सटाइल मिल्स ने वित्त वर्ष 2026 में अब तक करीब 42% का रिटर्न दिया है। लगभग 1.36 रुपए के भाव के साथ ये स्टॉक टेक्सटाइल स्पेस में पेनी कैटेगरी का हिस्सा है। इस तरह के स्टॉक्स में एंट्री लेने से पहले प्रॉपर रिसर्च करना और जरूरत हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में मुनाफे के साथ नुकसान की संभावना भी उतनी ही तेज होती है।